एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल जो एक क्वेश्चन हमने किया था, एक पार्टिकल मास m का कांस्टेंट स्पीड से x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकलने का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है आर पी साइन थीटा, या फिर आर परपेंडिकुलर इनटू पी। जो पार्टिकल एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, उस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे मोमेंटम की को, तो उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल रिमेन सेम। आर परपेंडिकुलर सेम रह रहा है, इसलिए आपका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और डायरेक्शन आपने आर क्रॉस पी करके देखी, सेम रह रही थी अंदर अंदर की साइड। ठीक है, और सवाल कौन सा था? हाँ, वो वाले तो बहुत सारे। अगर एक आइस स्केटर है, डांस कर रहा है, अपने हाथों को जो पहले ऐसे कर रखा है उसने, बाद में नीचे कर लेता है, तो उसकी ओमेगा पे क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी भाई, आर कम होने से क्या कम, क्या कंजर्व रहने के लिए? बहुत बढ़िया, शाबाश। आप उस बॉडी के लिए टोर्क लिखेंगे, टोर्क mg का टोर्क और नॉर्मल का टोर्क। जिस पॉइंट के राउंड टोर्क लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के राउंड, उसी के थ्रू पास कर रहा है, तो टोर्क जीरो हो गई। टोर्क जीरो होगी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसलिए आई ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जब हाथ ऐसे थे तब आई ज्यादा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब ऐसे किए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, आपका ओमेगा बढ़ जाएगा, फास्ट रोटेट करने लगेगा। सिमिलरली डाइविंग वाले का भी था, जो आपका आप डाइव करते हैं, अपनी बॉडी को जब सिकोड़ लेते हैं, मोड़ लेते हैं, तो आपका ओमेगा बढ़ जाएगा क्योंकि आई घट गया। ठीक है, फिर किया था कि अगर अर्थ का एटमोस्फियर सडनली, नहीं खड़े होकर लिखेंगे पीछे, हाँ वहां नहीं, वहां कोई बात नहीं, पीछे रहो। हाँ जी, अगर अर्थ का एटमोस्फियर एकदम डिसअपियर हो जाए, तो आपका ओमेगा डे का टाइम पीरियड बढ़ेगा ही घटेगा? घटेगा, बताएं, समझाएं कैसे? हाँ जी आदित्य, पढ़े थे कर जाके, आ जाए उस कॉर्नर में फटाफट, अरे बताएं। उस साइड आदित्य, उस साइड, उस कॉर्नर में। हाँ, नहीं आप वहां जाए, मैं जो कह रहा हूँ वहां जाए। हाँ जी, डे छोटा हो जाएगा। गुड, ठीक। ये एग्जांपल थे, कोई और था? हाँ, एक चींटी है, एक डिस्क के ऊपर, वो दोनों रोटेट कर रहे, डिस्क रोटेट कर रही है, और चींटी अगर सेंटर की तरफ जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज देयर। हाँ जी, पहले आई डिक्रीज करेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, बाद में आई इंक्रीज करेगा तो ओमेगा घटेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज प्योर रोलिंग। लेट से ये एक व्हील है जो इस रोड के ऊपर ऐसे रोटेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जब ये व्हील रोटेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है तो उसके पास दो वेलोसिटीज हैं। एक तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm, और एक जिस ओमेगा से ये घूम रहा है वो आपका ओमेगा। अगर मैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी पूछूं एट सम मोमेंट, तो आप बताएंगे, अच्छा एक बात बताओ, जब ये घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, तो जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की है vcm, क्या वो सारे पार्टिकल्स की होगी? देखो आप ऐसे समझो इसको, अगर इसको बिना रोटेट किए, ये स्मूथ सरफेस है, मैंने इसको जस्ट स्लाइड कर दिया, ऐसे धक्का मार दिया, तो जो vcm होगा, क्या वही वेलोसिटी इस पार्टिकल की भी होगी? इसकी भी, सबकी? ठीक, सब पार्टिकल की एक वेलोसिटी vcm तो होगी ही होगी। अगली बात, सारे पार्टिकल्स इस एक्सिस के अराउंड रोटेट भी कर रहे होंगे। अब ये मान लें कि अगर ये डिस्क सिर्फ रोटेट कर रही होती,
आगे मूव नहीं कर रही, सिर्फ रोटेट कर रही है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, अगर ये ओमेगा से घूम रही है इस एक्सिस के राउंड, ये डिस्टेंस r है, ये ओमेगा है, गुड इवनिंग, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? हाँ जी बेटा, r ओमेगा। जब आपका पार्टिकल घूम रहा है ओमेगा से और रेडियस r है, तो ये वाली वेलोसिटी होगी v इक्वल टू r ओमेगा। अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, तो इस पार्टिकल के लिए जो आपका रेडियस रहेगा वो r यूज हो जाएगा और इनटू ओमेगा कर देंगे तो वेलोसिटी इस साइड आ जाएगी। तो कुल मिला के पार्टिकल्स के पास दो वेलोसिटी होंगी, एक सेंटर ऑफ मास वाली और एक रोटेशन के कारण, है ना। ये आपकी वेलोसिटी किसके कारण है? ट्रांसलेशनल मोशन के कारण है। और जो ये वाली वेलोसिटी आई है ये रोटेशनल मोशन के कारण है। जब आपका ये व्हील रोटेट भी कर रहा है अपनी एक्सिस पे और आगे भी मूव कर रहा है विदाउट स्लाइडिंग, विदाउट स्किडिंग, प्योर रोलिंग का मतलब है विदाउट स्लाइडिंग और स्किडिंग, टायर आपका फिसल नहीं रहा है, उस केस को आप प्योर रोलिंग बोलेंगे। ठीक बात है। अब देखें बहुत ध्यान से, इसका रेडियस मैंने बता दिया आपको, कैपिटल R। इस पॉइंट की वेलोसिटीज कितनी होंगी? आपको पता है कि हर पॉइंट की दो वेलोसिटी हैं, एक VCM और एक R ओमेगा। इस पार्टिकल की ये वाली वेलोसिटी VCM होगी, और अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इस पार्टिकल की ये वाली वेलोसिटी R ओमेगा होगी। अगर ये व्हील स्किड नहीं कर रहा है तो क्या कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी क्या? दोबारा बोल रहा हूं मैं, अगर टायर घूम रहा है तो जो पॉइंट टायर का कॉन्टेक्ट में है रोड के, उस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी क्या? पक्का? इसको एक एक तरीके से और देखते हैं। आप ये मानो कोई एथलीट दौड़ रहा है, जब वो दौड़ रहा होता है और उसका जब पैर ग्राउंड पे टच करता है, क्या जूते के नीचे जो पॉइंट है उस पॉइंट, वो पॉइंट की वेलोसिटी होती है क्या? नहीं होती। देखो आप, जैसे इस पैर पे वो मूव करेगा ना, पूरी बॉडी जब आगे जाएगी तब तक ये वाला पॉइंट रेस्ट पे रहेगा, है ना। तो जब स्किडिंग नहीं हो रही होगी, स्लाइडिंग नहीं हो रही होगी, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट की नेट वेलोसिटी जीरो रहेगी। आप स्टार बना के लिख सकते हैं, इफ स्किडिंग और स्लाइडिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस, इफ स्किडिंग और स्लाइडिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस। बैठ जाएं, लास्ट चांस है आपको, हर रोज पढ़ के आना है। आ जाओ, बैठ जाओ, आदित्य आ जाओ, यहाँ आ जाए। When skidding and sliding is not taking place, net velocity of contact point is zero। अगर यहां पर स्किडिंग नहीं हो रही है, स्लाइडिंग नहीं हो रही है, तो दोनों वेलोसिटीज R ओमेगा और VCM बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आपको इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी जीरो करनी है। देयरफॉर फॉर प्योर रोलिंग VCM is equals to R ओमेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, किसके लिए है? प्योर रोलिंग के लिए है। क्योंकि आपके कॉन्टेक्ट पॉइंट की नेट वेलोसिटी जीरो होनी है, मूव नहीं कर रहा है। अगर स्किड कर रहा होता, पैर फिसल रहा होता, तो जूते के नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी होती, जीरो नहीं होती। तो यहाँ पे VCM इक्वल टू R ओमेगा रहेगा फॉर प्योर रोलिंग। अब यदि मुझे इस ऑब्जेक्ट की टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, एक तो इसका रोटेशनल मोशन है और एक आपका ट्रांसलेशनल रोटेशनल, दोनों मोशन है। तो एक काइनेटिक एनर्जी होगी ट्रांसलेशनल मोशन की, उसको तो आप डायरेक्टली लिख देंगे हाफ mv स्क्वायर,
और रोटेशनल वाले को लिखोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अगला एक्सप्रेशन आप बनाएंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के केस में आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो देखते हैं। हाफ एम VCM स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पार्टिकल सारे पार्टिकल आगे भी मूव कर रहे हैं और उस एक्सिस के अराउंड रोटेट भी कर रहे हैं। तो हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये आपकी होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इस फॉर्मूले को एक फॉर्म में और मैनिपुलेट करेंगे, रीअरेंज करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, एनालॉजी से मास का एनालॉग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और VCM का ओमेगा। हाँ जी, ऐड कर दो। लिख लिया इस साइड, फ्रेंड्स लिखना है। आदित्य कुमार बाहर जाना है, चुपचाप बैठेंगे। अभी हम इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को एक तरीके से और लिखेंगे, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन को आप के से रिप्रेजेंट करते हैं, बताऊंगा अभी। मान लीजिए डिस्क है आपके पास, डिस्क का मास m है, रेडियस r है। आप बताएं इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/2। अब यदि मैं इस डिस्क के सारे मास को एक्सिस से अगर k दूरी पे रख दूं, सारे मास को एक पॉइंट बना के, सुनेंगे ध्यान से दोबारा से, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एक्सिस, अराउंड दिस एक्सिस इज mr²/2। अगर मैं सारे मास को पॉइंट बना के इस एक्सिस से k दूरी पे रख दूं, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, नहीं कितना होगा ये बताएं, आप सिंपली बताएं। इस पॉइंट मास का डिस्टेंस कितना है k, और मास m है, m के स्क्वायर, I इक्वल टू एम के स्क्वायर। एम के स्क्वायर टू क्यों आएगा, क्योंकि सिंपल पॉइंट है ना, अब तो सिंपल पॉइंट है। मैंने क्या कहा, पूरे डिस्क को अगर मैं एक कंसंट्रेट करके पॉइंट मास बना दूं, उसको एक्सिस से कितनी दूर रखूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाए, जो दूरी है वो आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन है। दोबारा रिपीट करता हूं, इस डिस्क को आप एक पॉइंट मास बना के एक्सिस से कितनी दूर रखें कि उस दूरी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहले निकला था उसके बराबर ही आ जाए, तो वो दूरी जो है वो कहलाएगी रेडियस ऑफ गायरेशन। तो कहने का मतलब ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाएगा, mr²/2 इक्वल टू m के स्क्वायर, m कटेगा, टेकिंग अंडर रूट r/√2। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ गायरेशन इन केस ऑफ डिस्क। डिस्क के केस में आपका रेडियस ऑफ गायरेशन ये है। लिखवाऊंगा इसको, लिखें लिखें, डायग्राम बना।
हाँ जी बोलूं, लिखें रेडियस ऑफ गायरेशन। हाँ जी क्या करें, खड़ा हो जाओ। क्या बोला पहले बता, क्या बोला, क्या बोला तूने, मत बोलो बोला है, मेरी बात सुन ले, इधर सुन ऊपर देख के, सिंगल बच्चा नहीं चाहिए मुझे, बात समझ में आ गई ना। और कुछ कह रहा हूं तो समझ बूझ के कह रहा हूं, जीरो टॉलरेंस बिल्कुल है ना। मैं स्टार्टिंग में ये है कि आप जब थोड़े होते हो तो आदत मैं ही गलत डालता हूं, आप कुछ भी बोलें क्लास में, मैं बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। देखिए आप, रेडियस ऑफ गायरेशन इज distance from the axis of rotation at which whole mass of body is supposed to be concentrated, where whole mass of body is supposed to be concentrated to give same moment of inertia as it was in case of extended body, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एक बार लैंग्वेज पढ़ें और बताएं समझ में आ रहा है क्या, आ रही है, ठीक। आदित्य आप बताएंगे बेटा, एक बार दोबारा समझाएंगे क्या बताया इसमें। देखो मैं बता दूं दोबारा से, अगर ट्राई करोगे तो आएगा और नहीं करोगे तो सब कुछ भाग जाएगा। सारी बॉडी के मास को आपको एक पॉइंट मास बनाना है, उसको मैं कितनी दूर रखूं एक्सिस से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट मास का और जो उससे पहले एक्सटेंडेड बॉडी थी उनका सेम रहे, वो डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है। अब आप सब लोग डिराइव करेंगे, ये आपने ये निकाला किसका, डिस्क का, सब लोग निकालें पहले रिंग का पहला पार्ट, आपको निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग, होलो शेल और सॉलिड स्फीयर। सब केस में मास m और रेडियस r है। रिंग के केस में क्या करेंगे, एम आर स्क्वायर बराबर है मास इंटू के स्क्वायर, पॉइंट मास बना के आपने रख दिया, कितना आ गया, के इक्वल टू आर √2/r। वेरी गुड। अगला आप बताएंगे गौरव। इसका निकला सबका, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना पड़ेगा पहले। होलो शेल का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू
एम आर स्क्वायर, सारे मास को के दूरी पे रख दिया तो हो गया एम के स्क्वायर, सोल्व कर लेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज √2/5 आर, ठीक है, नहीं कोई जरूरत नहीं। अब देखें हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करने वाले हैं। अगर प्योर रोलिंग है, देखो आप वर्ड लिखा है प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग के केस में आपको पता है VCM इक्वल टू R ओमेगा होता है, तो ओमेगा कैन बी रिटन एज VCM बाय R। एक तो क्या करेंगे, इस ओमेगा की जगह VCM बाय R पुट करेंगे, और एक किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया I को आप लिख सकते हैं I इक्वल टू M के स्क्वायर। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप M के स्क्वायर लिख सकते हो, बशर्ते आपको उसका K नोन हो, सबका K अलग अलग होगा, ठीक बात है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ये है, इसको आप पुट करेंगे यहां पे, ओमेगा और I की वैल्यू पुट करें और बताएं एक्सप्रेशन क्या बनेगा, करें ट्राई। अगर प्योर रोलिंग है तो VCM इक्वल टू R ओमेगा होता है, तो यहां से ओमेगा निकाल लिया। किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटन एज M के स्क्वायर, है ना। जैसे अगर रिंग की बात करूं मैं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका, आपने लिखा M के स्क्वायर और के आपका R के बराबर है, R पुट कर दिया वापस वही बन गया। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया M के स्क्वायर लिख सकते हो, बशर्ते आपको K की वैल्यू पता हो। वेरी गुड। ये आंसर्स नोट कर लेना पहले एक बार। इस साइड लिख लिया, हाँ जी डन। आप देखें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इज हाफ M VCM स्क्वायर प्लस हाफ I कैन बी रिटन एज M K स्क्वायर एंड ओमेगा इज VCM स्क्वायर बाय R स्क्वायर। यहाँ पे हाफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, M यहाँ भी है, यहाँ भी है, VCM स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप हाफ M VCM स्क्वायर कॉमन ले लोगे और साथ में आ जाएगा 1 प्लस K स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बेसिक रिलेशन ये है, इसी को यूज करके आपने ये बना दिया। और ये कब एप्लीकेबल है, प्योर रोलिंग के केस में। प्योर रोलिंग के केस में आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है। आप एक बात बताएं, अगर ये स्मूथ सरफेस है, एक M मास के और R रेडियस के स्फीयर मान लो आप इसको, सॉलिड स्फीयर, इसको आपने जस्ट एक वेलोसिटी देके छोड़ दिया, इसको ऐसे पुश किया है ना, रोटेट नहीं किया है, और ये स्मूथ है। यहाँ पे फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको ध्यान देना है, एक बार दिमाग में लेके आना है फ्रिक्शन कैसे काम करता है। जब इसको मैंने पुश करके छोड़ा है, सिर्फ वेलोसिटी v दी है, तो क्या ये रोल करता हुआ जाएगा या सीधा ऐसे स्लाइड करता हुआ जाएगा, सीधा स्लाइड करता हुआ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ये आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है,
और ओमेगा नहीं है इस केस में, तो यहाँ पे ओनली स्लाइडिंग होगी, ओनली स्लाइडिंग। अगर आपका रफ सरफेस है, रफ सरफेस है और आपने इसको वेलोसिटी v दी है, ओमेगा नहीं दिया, शुरू में पुश ही किया है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। क्या किया आपने, अब भी उसको सिर्फ ऐसे वेलोसिटी ये वाली प्रोवाइड की है, तो क्या ओवर द टाइम उसके पास वो अपने आप रोटेट करने लग जाएगा या सिर्फ स्लाइड करेगा? क्यों रोटेट करेगा? उसको अगर कोई भी चीज पहले रोटेट नहीं कर रही है और बाद में रोटेट करने लगी है, इसका मतलब टोर्क लगा होगा। तो आप बताओ फ्रिक्शन का टोर्क कैसे लगा होगा? पीछे फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा पीछे, एक बात ठीक है। अब टोर्क और बता दो, फ्रिक्शन का टोर्क कैसे लगेगा? नहीं, टोर्क की आप मुझे एग्जैक्ट डायरेक्शन बताओगे, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, बोर्ड के बाहर, बोर्ड के नीचे। टोर्क ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ द बॉडी, अंदर की तरफ, क्योंकि ये आर है, आर क्रॉस एफ, अंदर की तरफ, तो ये अंगूठा एक्सिस के अलोंग रहेगा और हाथ का सेंस, हाथ का डायरेक्शन क्या देगा आपको कि किस साइड रोटेट करेगा, तो ये ऐसे रोटेट करता हुआ जाएगा, है ना? ठीक। अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये फ्रिक्शन जो है ना, देखो ध्यान से, ये फ्रिक्शन इस वेलोसिटी को तो कम करेगा, क्योंकि जब वो आगे v से जा रहा था, फोर्स पीछे लगा है, तो v तो कम होगी, बट टोर के कारण ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा। एक समय आएगा कि v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। आर यू गेटिंग? जो फोर्स है वो v को घटा रहा है और ओमेगा को बढ़ा रहा है। पहले ओमेगा जीरो था, सिर्फ v था, तो v घटते घटते घट रहा है, ओमेगा बढ़ते बढ़ते आपका जब आर ओमेगा और v बराबर हो जाएगा, तब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, विदाउट स्किडिंग आपका बॉल रोल करती रहेगी। ठीक है? क्या दोनों डायग्राम अपने आप में सेल्फ अंडरस्टूड है क्या लिखवाऊं? लिखें लिखें लिखें, ये पहला डायग्राम बना ले। हाँ, बस यहाँ पे एक ऐसे अलग अलग लिख लो कि आर्टिकल 1 है ना, नोट्स बना के लिख लो, नोट 1 करके, उसी उसका एप्लीकेशन है बस, नोट 1 नोट 2। हाँ जी बोलो, लिखे, पहले एक ही डायग्राम बना ले, उसके बाद ही बाद में इसके लिखवाऊंगा पहले। when velocity v when velocity v is given to a solid sphere, when velocity v is given to a solid sphere on a smooth surface, comma, sphere will keep on sliding with same velocity, sphere will keep on sliding with same velocity without rotating about its axis, without rotating about its axis। अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि टोर्क नहीं थी, स्टार्टिंग में ओमेगा नहीं है, तो टोर्क नहीं होगी तो ओमेगा नहीं आएगा, है ना? टोर्क क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन का टोर्क बनना था, वो टोर्क बना नहीं, तो आपका ओमेगा नहीं आएगा। सेकंड डायग्राम बना लें नोट 2 करके, रफ सरफेस है, हाँ जी लिखें, इफ
if velocity v is given, second point का लिखवा रहा हूं, if velocity v is given initially, if velocity v is given initially to the solid sphere on a rough surface, on a rough surface, then friction will act backward, friction will act backward, full stop. This friction force will reduce v, this, हाँ जी वो देख लें आसपास, this friction force will reduce v and increase omega, increase omega के ब्रैकेट में लिख लें, because a torque will be developed by friction force, because a torque will be developed by friction force, ब्रैकेट बंद. Full stop. Full stop. If friction is sufficient, if friction is sufficient, then there can be a moment, then there can be a moment at which, then there can be a moment at which v becomes equal to r omega, v becomes equal to r omega and pure rolling starts, and pure rolling starts. ठीक है, अब थर्ड केस और देखते हैं. आपका सरफेस अब भी रफ है, लेकिन अब आपने क्या किया है, शुरुआत में ही वेलोसिटी v दी है और साथ में ओमेगा दिया है, और ये भी बताया है, इसका रेडियस आपका r है, कि जो v और ओमेगा दिया है रैंडम नहीं है, v इक्वल टू r ओमेगा दे के आपने मोशन को सेट किया है. देखो आप बॉल को ऐसे घुमा के छोड़ रहे हो, v भी दिया है और ओमेगा भी दिया है शुरू में, और रफ सरफेस है, और v और ओमेगा रैंडम नहीं है, v और ओमेगा को आपने ऐसे सेट किया है कि ये रिलेशन एप्लीकेबल है. बात समझ में आई क्या? अब इस केस में आप बताएं फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? दोबारा बोल रहा हूं मैं, रफ सरफेस है, आपने स्टार्टिंग में उसको v और ओमेगा दोनों दिया है, और ओमेगा ऐसा है कि v इक्वल टू आर ओमेगा बन रहा है, तो स्टार्टिंग कभी भी आपका फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा. कोई ऐसा है जो नहीं बोल रहा है कि नहीं लगेगा? आप ये बताएं फ्रिक्शन कब लगता है? जब पार्टिकल का रिलेटिव मोशन हो, पार्टिकल फिसलना चाहे, है ना. अब जब वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा है, तो नीचे वाला पॉइंट जो सरफेस के कांटेक्ट में है, उसकी एक वेलोसिटी v ऐसे है और दूसरी वेलोसिटी आर ओमेगा ऐसे है, तो क्या इस पार्टिकल का मोशन है जो ग्राउंड के टच में है, कांटेक्ट में है, क्या वो पार्टिकल मूव करना चाह रहा है? क्या मूव करना नहीं चाह रहा? अगर मूव करना नहीं चाह रहा तो आप बेकार में फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगाएंगे? मेरा कहने का मतलब है, अगर ये फोन यहाँ पे रखा है, क्या अभी इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? क्या लग रहा है? नहीं लग रहा. अगर आपकी बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा. जैसे ही कोई बाहर से फोर्स लगेगा जो इसको मूव करने की कोशिश कराएगा, रिलेटिव मोशन कराने की कोशिश कराएगा, तब फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है ना.
तो जब यहाँ पे ये पार्टिकल जो कांटेक्ट में है ये मूव करने की कोशिश ही नहीं कर रहा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। क्या पॉइंट क्लियर है आदित्य? ठीक है, तो जब जब पार्टिकल रिलेटिव मोशन करने की कोशिश करेगा तब तब आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। लिखें। हाँ बेटा, नहीं देखो ऐसा हुआ कि आपने वो जो नीचे वाला पॉइंट है आपने v दिया है, उसके कारण तो आगे जाना चाह रहा है और r ओमेगा का कारण पीछे आना चाह रहा है, लेकिन दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो वो नीचे वाला पॉइंट तो मूव करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अगर मूव करने की कोशिश नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। देखिए आप इनिशियली 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 वेलोसिटी v and angular velocity omega, velocity v and angular velocity omega is given to solid sphere, is given to solid sphere ब्रैकेट में v इक्वल टू आर ओमेगा इन दिस केस, v इक्वल टू आर ओमेगा इन दिस केस। आपने जानबूझ के v इक्वल टू आर ओमेगा रखा है, ठीक है, फुल स्टॉप, या फुल स्टॉप नहीं, एंड सरफेस इज रफ, एंड सरफेस इज रफ, फुल स्टॉप एंड सरफेस इज रफ। आपने उसको स्टार्टिंग में v और ओमेगा दिया है और इस तरीके से दिया है कि v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए और आपका सरफेस रफ है। इन दिस केस friction force will not act, friction force will not act because velocity of contact point is zero, because velocity of contact point is zero। अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं इस पॉइंट में, डिस्कस करना हो कुछ, दोबारा बताता हूं। देखो आपने उसको, अब कई बार ऐसे करते हैं ना, मैं ऐसे ऐसे करके छोड़ते हैं किसी चीज को, तो v भी दिया है और ओमेगा भी दिया है, और v और ओमेगा ऐसे सेट किया है कि जो v है वो r ओमेगा के बराबर है। नीचे वाले पॉइंट की दो वेलोसिटी हो गई, एक v के कारण आगे और एक r ओमेगा के कारण पीछे, और दोनों बराबर हैं, तो नीचे वाला पॉइंट जो कॉन्टेक्ट में उसकी वेलोसिटी है ही नहीं। अगर वो पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, अगर सेम केस आप बताएंगे बहुत ध्यान से, अगर सरफेस स्मूथ होता, आपने स्टार्टिंग में क्या किया, उसको v दिया, ओमेगा दिया, और वो ऐसा दिया कि v इक्वल टू आर ओमेगा है। स्मूथ सरफेस पे आपने v और ओमेगा दिया और v इक्वल टू आर ओमेगा है, क्या इस केस में भी प्योर रोलिंग हो सकती है क्या, स्किड करेगा क्या? दोबारा बोल रहा हूं, बस इस क्वेश्चन में एक ही अंतर है, रफ की जगह स्मूथ है, और आपने स्टार्टिंग में v इक्वल टू आर ओमेगा दे के छोड़ा, ठीक है, तो क्या वो प्योर रोल करता हुआ जाएगा या स्किड करता हुआ जाएगा? रोल करेगा, प्योर रोल करेगा। सुनेंगे क्यों? अगर v इक्वल टू आर ओमेगा है स्टार्टिंग में, तो कंडीशन किसकी है, प्योर रोलिंग की है। अब क्या v को कोई कम करने वाला है, कोई फोर्स, फ्रिक्शन है ही नहीं, ओमेगा को बढ़ाने वाला कोई टॉर्क है नहीं है, तो v और ओमेगा सेम रहेंगे, तो v इक्वल टू आर ओमेगा रहेगा, तो प्योर रोल करता हुआ जाएगा। इसका मतलब कोई पूछ ले आपसे, क्या स्मूथ सरफेस पे, ये सवाल आ सकता है असर्शन रीजन में, क्या कि प्योर स्मूथ सरफेस पे प्योर रोलिंग पॉसिबल है क्या, है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन नोट 4 बना लें, उसको लिखें। हाँ बस सेम डायग्राम है, आपको यहां लिखना है स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ हो जाएगा। और आप क्वेश्चन फॉर्म में लिख लें, इज प्योर रोलिंग पॉसिबल ऑन स्मूथ सरफेस, इज प्योर रोलिंग पॉसिबल ऑन स्मूथ सरफेस।
आंसर है यस, पॉसिबल है। आंसर इसका यस है ना, प्योर रोलिंग हो सकती है। आप लिख लें, इफ इनिशियल वेलोसिटी v and angular velocity omega are such that v is equals to r omega, are such that v equal to r omega, full stop. In this case, contact point will not move, contact point will be at rest, contact point will be at rest, full stop. Since there is no force, since there is no friction force, since there is no friction force to reduce v, since there is no friction force to reduce v and no torque to increase omega, there is no force to decrease v and no torque to increase omega, therefore v will always remain equal to r omega, therefore v will always remains equal to r omega and pure rolling continues. ठीक है, अगर ऐसा हो v ज्यादा हो जाए r ओमेगा से, चार केस हो गए आपके। पांचवा केस क्या है, सरफेस रफ है, इसी थर्ड का एक्सटेंडेड केस है। सरफेस रफ है लेकिन स्टार्टिंग में आपने जो v दी वो ज्यादा दी r ओमेगा से। सबको दिमाग लगाना है, अगर स्टार्टिंग वेलोसिटी इज मोर देन r ओमेगा तो स्टार्टिंग में फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लगेगा। अगर v ज्यादा है r ओमेगा कम है, देख लेते हैं। अगर इस केस में, थर्ड केस में v ग्रेटर देन r ओमेगा है तो आप देखें स्टार्टिंग में इस पॉइंट की ये वाली वेलोसिटी v है, ये वाली r ओमेगा है। अगर v आगे है, ये वाली वेलोसिटी ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, क्योंकि ये आगे स्लाइड करेगा ये वाला पॉइंट, तो वो पीछे लगेगा। उस केस में आप देखें ये वाला फोर्स v को घटाएगा, ओमेगा को बढ़ाएगा, तो एक टाइम पे v इक्वल टू r ओमेगा हो जाएगा, तो फिर से आपका प्योर स्लाइडिंग शुरू कर देगा वो। एक केस और देखें, एक मिनट रुक जाओ, v इज लेस देन r ओमेगा, अगर v, ये v है, ये r ओमेगा है, आप बताएं अब फ्रिक्शन कहां लगेगा। क्योंकि v कम है और ये ज्यादा है तो पीछे की तरफ स्किड करेगा ऐसे, तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स उस केस में v को बढ़ाएगा और ओमेगा को घटाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या। ओमेगा को घटाएगा तो ओमेगा घटेगा, v बढ़ेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे और कुछ देर बाद प्योर रोलिंग करना शुरू कर देगा। आसान था कि मुश्किल था आज का, कल पढ़ के आएंगे, आते ही पूछूंगा। थैंक यू।